बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के हवाले से जो फिज़िक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पास्ट एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इन एमसीक्यूज़ को हम डिटेल के साथ विद रीज़न डिस्कस करेंगे और ये आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनसे क्लियर हो जाएंगे। Okay, let's move to the first MCQ. यह work done will be maximum if the angle between force and displacement is. Work का फार्मूला होता है W is equal to FD cos theta, where theta is the angle between force and displacement. हमें पता है cos theta जो है इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होती है, it is 0 and this is for angle 90. यानी अगर हम थीटा को 90 कर दें तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 90 होगा तो उस केस में वर्क मिनिमम होगा और उस मिनिमम वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0। सो दिस विल बी द आंसर। अ फील्ड इन विच द वर्क डन इन मूविंग अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। यानी लेट्स सपोज हम एक पाथ ले रहे हैं, ए टू बी तक मूव कर रही है एक बॉडी और बी से दोबारा वापस ए तक आ रही है, तो इस पाथ को हम कहते हैं क्लोज पाथ। तो जितना वर्क जाने में होता है उतना ही वर्क जो है वो वापस आने का होता है और ओवरऑल जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो 0 आता है। तो इसमें पूछा हुआ है कि क्लोज पाथ में वर्क जो है वो 0 कौन कौन से में होता है। तो इसके लिए जो है उस फील्ड को आम तौर पे एक जनरल टर्म यूज होगी, कंजर्वेटिव फील्ड, जिसमें वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। When a force is parallel to the direction of motion of body, let's suppose हमारे पास एक फोर्स की डायरेक्शन है और दूसरी डिस्प्लेसमेंट की, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है एंगल इनके दरमियान 0 होगा और वर्क जब हम फार्मूला देखें एफ डी कॉस थीटा और इसके मुताबिक अगर कॉस 0 पुट करें तो कॉस 0 1 होता है और 1 के केस में वर्क विल बी मैक्सिमम। सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 1 फॉर एंगल 0 और इस केस में वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल्स। कौन सी टाइप की फोर्स जो है वो पार्टिकल पर वर्क नहीं कर रही होती। आमतौर पे जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो वेलोसिटी वाली डायरेक्शन होती है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर और इनके दरमियान में जो एंगल बनता है दैट इज 90। और 90 एंगल के केस में हम पढ़ चुके हैं कि जो वर्क की वैल्यू होती है वो 0 होती है। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट ओवरऑल वर्क विल बी 0। If a body of mass m, is mass of the body is given 2 kg और अगर हम इसको 2 मीटर हाइट तक ले जाएं तो वर्क का फार्मूला क्या होगा। वैसे वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी। जब हम हाइट की बात करते हैं तो फोर्स उस बॉडी पर जो है मिनिमम रिक्वायर्ड होती है वो वेट के इक्वल होती है और डिस्प्लेसमेंट की जगह जो है हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी h लिख सकते हैं। तो इस केस में जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू एम जी एच। और अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 2g की जगह 9.8 और h की जगह 2 तो ये बन जाएगा 39.2 जाउल। सो इट बिकम्स 39.2 जाउल। दिस विल बी द आंसर। A motorboat is traveling with the speed of this value जो है it is given for speed if the force due to water flow, force की वैल्यू गिवन है, पावर फाइंड करने का कहा गया है। वी ऑलरेडी नो पावर का फार्मूला होता है रेट ऑफ वर्क डन और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये यूं बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की जगह हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो फोर्स की जगह आ जाएगा 500, वेलोसिटी की जगह 3, इट बिकम्स 1500 वॉट और अगर हम इसको किलो वॉट में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा 1.5 किलो वॉट। सो दिस विल बी द आंसर, 1.5 किलो वॉट। The average power and instantaneous power becomes equal if the work done is। आम तौर पे जब हम दो पॉइंट्स लेते हैं तो एवरेज के लिए जो दो पॉइंट्स होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस के केस में वो दो पॉइंट्स इतने क्लोज होने चाहिए, दोज टू पॉइंट्स आर सो क्लोज दैट उनके दरमियान में जो डेल्टा टी है दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो जब हम एवरेज लेते हैं तो वो पॉइंट्स फार भी हो सकते हैं।
लेकिन जब वर्क जो है वो यूनिफॉर्म रेट पर होगा, यूनिफॉर्म रेट का मतलब है कांस्टेंट रेट पर हो रहा होगा रेट ऑफ वर्क, तो उस टाइम चाहे हम फार पॉइंट्स लें या क्लोज पॉइंट्स लें, दोनों केसेस में जो है हमारे पास वैल्यू जो है सेम आएगी. सो दैट्स व्हाई वी से दैट इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर तब सेम हो जाएंगी. The relation between horsepower and watt is, this is not a conceptual MCQ, but it should be remembered कि हॉर्स पावर जो है ये एक ब्रिटिश यूनिट है और ये इक्वल होता है 746 वाट के. Proton, electron and neutron particles have same momentum. Which of them have highest kinetic energy? यहाँ दो कंडीशंस दी हुई हैं, एक इनका मोमेंटम सेम है और मोमेंटम सेम की कंडीशन में हमने बताना है काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा. सबसे पहले हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. वी नो द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. हम इस इक्वेशन में इसको m से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, क्योंकि हम इसको मोमेंटम वाली फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं. ये m जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बना देगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/m, नीचे वाला m वैसे रह जाएगा. m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं p स्क्वायर, बिकॉज p इज इक्वल टू mv. मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू mv. तो यहाँ से हमारे पास एक एक्सप्रेशन डिराइव हो गया है और वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m. अगर हम यहाँ से देखें तो इन केस ऑफ सेम मोमेंटम, अगर हम कंडीशन देखें क्वेश्चन की मोमेंटम सेम के केस में, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/m. यानी मैस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी और अगर मैस कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. अब जो हमें गिवन कंडीशंस है उनमें सबसे लाइटर पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन लाइटर होने का मतलब है इसका मैस स्मॉलेस्ट है और स्मॉलेस्ट मैस की वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी. सो दिस विल बी द आंसर, दैट इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोमेंटम सेम होने के केस में जैसे हमने एक कंडीशन देखी, इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है रिमेनिंग फैक्टर के साथ, दैट इज मैस. स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, अगर हम वर्क टाइम ग्राफ ड्रॉ करें और इसका स्लोप फाइंड करने की कोशिश करें तो जो स्लोप है वो हमेशा इक्वल होता है चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस. सो स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस. ये किसी भी लाइन की इंक्लाइनेशन के लिए होता है. यहाँ पे y एक्सिस जो है वो वर्क है, इट मीन्स हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, और चेंज इन x एक्सिस जो है वो टाइम है, तो टाइम टेकन फाइंड कर रहे हैं, एंड वर्क ओवर टाइम इज इक्वल टू पावर. सो पावर विल बी द आंसर. वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग. जब भी वेरिएबल फोर्स लग रही होती है, लेट्स सपोज ए से बी पॉइंट तक एक वेरिएबल फोर्स लग रही है, तो हम इस पूरे पाथ को, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्टेंस का पाथ बन रहा है, इसको हम शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे. इतने शॉर्ट इंटरवल्स होने चाहिए कि हर पाथ एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, और फिर उस पाथ के अलोंग हम फोर्स फाइंड करेंगे और इस तरह से फिर जो है हम वर्क फाइंड कर लेंगे. सो इसके लिए हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क डिपेंड करता है दो क्वांटिटीज पर, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर. यहाँ हमें डिस्टेंस गिवन है तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट में चेंज करने के लिए स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे. ओके जी, एमसीक्यू देखते हैं. वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू, जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क कर रहे होते हैं तो वो दो चीजों में चेंज होता है. एक तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन, और दूसरा ड्यू टू चेंज इन पोजीशन वो उसकी कुछ हद तक पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज कर रहा होता है. तो इस तरह हम कहते हैं कि जो भी वर्क अपीयर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर होता है. The escape velocity of a body in gravitational field of Earth is independent of. Escape velocity का फार्मूला होता है v escape is equal to 2gr, और इसके मुताबिक it is the velocity which is required to escape from the field of Earth या any planet, जो किसी भी planet के फील्ड से escape करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. अगर हम इसका फार्मूला देखें तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, एक g पर और दूसरा r पर. ये जो मैस और एंगल है इन पर डिपेंड नहीं करी. सो दिस विल बी द आंसर इन विच बोथ मैस एंड एंगल, ये जो है इन पर डिपेंड नहीं करती. इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तो पावर, और वो वेलोसिटी v से मूव कर रही हो बॉडी, तो पावर किस पर डिपेंड करेगी? पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम,
वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इक्वल होता है वेलोसिटी के। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। सो ए ऑप्शन विल बी द आंसर। द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जीज, जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ एंड थर्मल फॉर हीट, यानी वो एनर्जी जो अर्थ की हीट का कॉज बनती है वो कौन कौन सी रीजंस हैं। सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अर्थ के अंदर डिके हो रहे होते हैं वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी मटेरियल जो बहुत हाई प्रेशर की वजह से जो है वो कंप्रेस होता है वो भी अर्थ की हीट का कॉज बनता है। और रेजिडुअल लॉस भी जो है ये भी बनता है। तो ऑल विल बी द आंसर। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी इन सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम के अंदर हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। तो ये जिस प्लेनेट, वी ऑलरेडी नो दैट द फार्मूला ऑफ स्केप वेलोसिटी इज 2gr स्क्वायर रूट। जिस प्लेनेट के लिए g और r की वैल्यू हाईएस्ट होगी तो उसमें स्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर हम कंपैरिजन करें तो जुपिटर के लिए g की वैल्यू है 26 और r की वैल्यू है 6.98 इंटू 10 पावर -7। सो हम कह सकते हैं कि जुपिटर के लिए जो स्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वो हाईएस्ट होगी। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के केस में बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उसके ऑपोजिट ही हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होती है। तो जो एंगल बनता है दैट इज 180 और 180 के केस में हमेशा जो आंसर आता है दैट इज -1। सो इस वी कैन से दैट वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। A body of mass m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1, यानी बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर v1 हो गई और इस दौरान जो टाइम लगा वो t1 है। और हमने पावर फाइंड करनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वी ऑलरेडी नो दैट हमने पावर के लिए फार्मूला डिराइव किया है, पावर इक्वल होती है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अगर हम फोर्स का फार्मूला पुट करें F इक्वल होता है ma के, और वेलोसिटी हम पुट कर सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है v1 माइनस 0 ओवर t1, ठीक है, या t कह सकते हैं। सो इसका मतलब है कि हम एक्सेलरेशन की जगह पुट कर सकते हैं कि वेलोसिटी की जगह पुट कर सकते हैं एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे a इंटू टी और ये बन जाएगा m a स्क्वायर इंटू टी, और a की जगह हम पुट कर देंगे, we already know the condition, final velocity minus initial velocity over time t1। so ये आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा m v1 square over t1 square into t मल्टीप्लाई हो जाएगा। so this will be the answer, m v1 square और over t1 into t, ठीक है। so this will be the answer। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड देन, वेलोसिटी अगर डबल होगी 2 टाइम्स होगी तो इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। जब वेलोसिटी डबल होगी तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। और मोमेंटम जो है प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का, और जब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो ये जस्ट 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो वी कैन से दैट मोमेंटम इंक्रीजेस 2 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 4 टाइम्स। when the speed of a moving body is doubled then, स्पीड अगर मूविंग बॉडी की डबल हो जाए तब क्या इफेक्ट होगा। देखिए जब स्पीड मूविंग बॉडी की डबल होगी तो उस केस में मोमेंटम डबल हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होनी चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ डबल का ऑप्शन दिया हुआ है। सो इन केस ऑफ डबल स्पीड मोमेंटम विल बी डबल्ड। सो न्यू मोमेंटम विल बी 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम। 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू, 1 मेगावाट आवर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 मेगावाट इंटू 1 आवर। मेगा के लिए हम लिख सकते हैं 10 पावर 6 वाट, मल्टीप्लाई आवर को सेकंड्स में चेंज करें तो बन जाएगा 3600। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 36 इंटू 10 पावर 8 वाट सेकंड, और वाट सेकंड की जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट जाउल। सो दिस विल बी द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। नॉट कंजर्वेटिव का मतलब है, कंजर्वेटिव वो होती है जिसके अंदर वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के, एंड नॉट कंजर्वेटिव का मतलब है कि वो वर्क पाथ पर डिपेंड कर रहा होगा।
सो इट मीन्स दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पाथ को चेंज करते हैं, पाथ की नेचर को चेंज करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। वर्क हैज द डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ, वर्क का फार्मूला वी ऑलरेडी नो दैट इट इज एफ डी कॉस थीटा और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। और इसी तरह टॉर्क का जो फार्मूला है वो भी एफ इंटू एल, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, ये भी न्यूटन मीटर है। तो दोनों के जब यूनिट सेम है तो इट मीन्स डायमेंशंस भी सेम होगी। सो वर्क हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टॉर्क। द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वॉट बल्ब इन 2 seconds इज, पावर का फार्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मीन्स टू फाइंड द एनर्जी वी नीड टू मल्टीप्लाई पावर विद टाइम। पावर है 60 और टाइम है 2, सो इट बिकम्स 120 और आंसर आ जाएगा 120 जूल। दिस विल बी द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक मोटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रिक मोटर जो है एक फोर्स को एक्सर्ट करी है और वो फोर्स है 40 न्यूटन एंड मूव्स बाय डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, टाइम गिवन है 1 मीटर, द पावर सप्लाइड बाय द मोटर इज। तो पावर के लिए यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू W ओवर टी, और W की जगह हम यूज करेंगे F इंटू एस ओवर टी, बिकॉज यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस गिवन है 40 इंटू 30 ओवर टी की जगह 60 आ जाएगा और ये बन जाएगा 20, इट बिकम्स 20 वॉट। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज द escape velocity of earth in किलोमीटर पर सेकेंड इज, इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए 2gr और वैल्यूज पुट कर देंगे 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6 और जो आंसर आएगा दैट विल बी, इसको सॉल्व कर लेंगे 11,200 मीटर पर सेकेंड। इसे हम किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो बन जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। So this will be the answer. We can say that this option should be 11.1 kilometer per second. Fourth option in case of 11.1 kilometer per second will be the answer. Okay, next is an electric motor seizes a tension of, this one is force and rested in a table of, ये velocity है, what is the power, power हमने find करनी है। power product होता है force और velocity का, 4500 into 2 it becomes 9000 और अगर हम इसे किलोवाट में चेंज करें तो बन जाएगा 9 किलोवाट। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन टू प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर, जब हम दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो क्या होता है, देखें दोनों प्रोटॉन्स पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, जब हम उनको एक दूसरे के करीब लेकर आ रहे हैं तो वी हैव टू डू द वर्क ऑन इट, और जो वर्क हम इस पे करेंगे वो वर्क अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और बाद में वो खुद मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक में। तो स्टार्ट में हम कहेंगे कि व्हेन टू प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर then potential energy between them increases. When arrow is released from its bow then energy is transformed. Definitely जो bow है उसके अंदर जो एनर्जी है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है that is elasticity, और elasticity की वजह से सबसे पहले उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और बाद में वो चेंज होगी इनटू काइनेटिक एनर्जी जब हम एरो को बो से रिलीज करेंगे। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक। Next, a waiter lifts 300 kg from ground to a height of 2 meter in 3 seconds. The average power done by would be. तो ये पावर जो है यहाँ पे लिफ्ट करने की बात की हुई है। जब हम हाइट की बात करते हैं तो उस केस में हम एफ डी को रिप्लेस कर देते हैं, एफ की जगह एम जी आ जाता है और डी की जगह एच आ जाता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 300 इंटू 9.8 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 और ये आंसर आएगा 1960 वॉट। So this will be the answer. The relationship between force and position in the given figure is shown. The work done by the force in displacing from x1 to x5 is. तो हम हर पोर्शन के लिए अलग अलग वर्क फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज इस पोर्शन को हम 1 का नेम देते हैं, इसको 2 का और इसको 3 का और इसको 4 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का वर्क फाइंड करेंगे, देन 2 का वर्क फाइंड करेंगे, उसमें से 3 का सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये बिलो द एक्सिस है, ऑपोजिट फोर्स है, और फिर इसमें हम 4 का प्लस कर देंगे। तो 1 का अगर हम वर्क देखें तो 1 के दौरान जो फोर्स एक्ट कर रही है टोटल वाई एक्सिस पर दैट इज 10,
और डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 तक 1 हुआ है। इसी तरह अगर हम 2 का वर्क देखें तो फोर्स इंक्रीज हो गई है 20 और डिस्प्लेसमेंट स्टिल जो है वो 1 है 2 से 3 तक माइनस। इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 पोर्शन का वर्क अगर हम देखें तो वो 20 और डिस्प्लेसमेंट अगेन 1 है प्लस। इसी तरह अगर हम 4 से 5 तक यानी W4 कैलकुलेट करें तो ये 10 होगा और इस दौरान डिस्प्लेसमेंट 1 है। 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा और ये 10 प्लस 10 इट विल बी इक्वल टू 20. So this will be the answer according to graphical representation. The area under the force displacement graph represents, जब भी हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट या किसी भी दो एक्सिस के दरमियान में एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली उनको हम किसी ना किसी वे में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन शेप। और हमें पता है जब हम दो क्वांटिटीज को यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, वर्क डन के। सो दिस विल बी द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट इज द डायमेंशन ऑफ पावर इज, पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। वर्क होता है न्यूटन मीटर यूनिट की फॉर्म में, अगर हम बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखें तो ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड। तो ये सेकंड जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब हम इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ml²t-3। सो दिस विल बी द आंसर ml² into t-3। प्रोपल्शन फोर्स ऑफ रॉकेट इज, दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इसमें वर्क क्लोज पाथ में नहीं हो रहा होता। वी वांट टू स्केप द रॉकेट फ्रॉम द फील्ड ऑफ अर्थ, और जब हम उसे फील्ड से निकाल देते हैं तो वो कंजर्वेटिव फील्ड भी नहीं रहता और फोर्स का जो इफेक्ट है वो कंजर्वेटिव नहीं रहता, रॉकेट वापस क्लोज पाथ में मूव नहीं करता। The dot product of force and velocity is, we already know that it is equal to power because work is equal to force multiply displacement, और वर्क भी डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हम इसको चेंज करें तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वी ऑलरेडी नो दैट इट बिकम्स वेलोसिटी। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and velocity is equal to power. Geothermal energy is a dash source of energy. It is a renewable source of energy. उसकी रीजन ये है कि ये सोर्स हम कहते हैं कि इट विल नॉट रन आउट इन फ्यूचर, के फ्यूचर में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगर ये फ्यूचर में अर्थ का जो टेम्परेचर है वही मेंटेन ना रहा तो वक्त के साथ साथ जो है वहाँ पे लिविंग थिंग्स का सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्थ का एक नॉर्मल टेम्परेचर है और ना तो वो उस लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर सकता है ना ही डिक्रीज हो सकता है, एंड दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। द सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जीज, जो टाइड्स बनती हैं वो आमतौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनती हैं बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अर्थ और मून के दरमियान में जो स्पेशली सी वाटर के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से वो टाइड्स बनती हैं बड़ी बड़ी, तो दैट इज ड्यू टू मून। डैश कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड वोल्टिक का मतलब होता है इट प्रोड्यूसेस सम पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लाइट। सो लाइट की वजह से करंट फ्लो करता है इसमें, और सोलर सेल भी इसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सोलर सेल। सो इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। If the unit of force and length can be increased by 4 times the unit of energies, वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बात यह की हुई है कि हम फोर्स को भी 4 टाइम्स कर दें और डिस्प्लेसमेंट को भी 4 टाइम्स कर दें, तो वर्क क्या हो जाएगा देखें 4F इंटू 4D, इट बिकम्स 16FD। इट मीन्स वर्क विल बी इंक्रीज बाय 16 टाइम्स, सो द आंसर इज 16। A man pushes a wall and fails to displace it. He does no work at all. Why? Because force is acting. फोर्स एक्ट कर रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो उस केस में कोई वर्क नहीं हो रहा होगा। वर्क डन इन रेजिंग अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, जब भी हम बॉडी को रेज कर रहे होते हैं तो उस केस में जो वर्क का फार्मूला होता है उसमें फोर्स चेंज हो जाती है वेट की फॉर्म में mg, और जो हमारे पास d है वो हाइट की फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो इट मीन्स के वर्क डिपेंड्स ऑन द हाइट, कि हम उसे कितनी हाइट तक रेज कर रहे हैं। सो दिस विल बी द आंसर। A light and a heavy body have equal momentum. Which one of them has greater kinetic energy? अभी कुछ स्लाइड्स पहले हमने एक टॉपिक में डिराइव किया था कि इन केस ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी
इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। जब मोमेंटम सेम होगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मैस के साथ। इट मीन्स जो लाइटर बॉडी है, लाइटर बॉडी के केस में मैस कम होगा और मैस कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट इन दिस केस द आंसर इज लाइटर बॉडी, कि जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो लाइटर बॉडी की होगी। अ कार ऑफ मैस m इज ड्राइवन विद एक्सेलरेशन। एक कार है, उसको ड्राइव किया जा रहा है लेकिन उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है जो उसमें रुकावट पैदा कर रही है, और वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो v है। हमने बताना है कि रेट ऑफ इन वर्क क्या होगा, रेट ऑफ वर्क। देखें एक चीज क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे पूछा हुआ है रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क इक्वल होता है पावर के, वर्क ओवर टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू पावर। और पावर प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का। पावर इज इक्वल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो हम फोर्स अप्लाई करें, और मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे दो फोर्सेस का सम होगी, एक रेजिस्टिव फोर्स प्लस एम ए। यहाँ पे हमने इसका सम इसलिए किया है क्योंकि इसमें कुछ फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी ऑपोजिशन को ओवरकम करने में, ऑपोजिशन को ख़त्म करने में, और दूसरी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी उस बॉडी को एक्सेलरेट करवाने में। तो हम जो टोटल फोर्स अप्लाई करेंगे वो इन दोनों का सम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ बात नेट फोर्स की नहीं हो रही, यहाँ अप्लाइड फोर्स की हो रही है कि हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए, और जो हमें फोर्स अप्लाई करनी चाहिए वो इन दोनों का सम होनी चाहिए, ताकि उसमें से एक तो रेजिस्टिव फोर्स जो रुकावट है उसका इफेक्ट खत्म हो सके, और दूसरा वो बॉडी एक्सेलरेट भी कर सके। द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 100 kg mass through a height of 50 मीटर in approximately 50 seconds। पावर इक्वल होता है वर्क ओवर टाइम के, और वर्क इक्वल होता है एम जी एच के। एम जी एच ओवर टी हो जाएगा, एम की जगह आ जाएगा 100, जी की जगह आ जाएगा 9.8, और एच की जगह आ जाएगा 50, और डिवाइड बाय 50। 50 से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस आंसर विल बी 980 जाउल पर सेकेंड, या वॉट भी हम इसको कह सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर। अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, देखें रेस्ट के केस में इट मीन्स ये इन तीनों केसेस में वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। इट मीन्स एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसमें जो एनर्जी वो पोजेस हो सकती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मैस m इज दिस प्रोवाइडेड। अगर एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ये हो तो आप बताएं क्या क्या इफेक्ट होगा। सो इस केस में ये कब तक वैलिड होगी, तो इस केस में जो आंसर है वो ये है कि द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटीज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि जब बॉडी जो है वो मूव करती है उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो फिर हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या रिलेटिविस्टिक थ्योरी का कंसेप्ट ले आते हैं। उसके मुताबिक ये है कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है तो हमारे पास टाइम जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, और इसी तरह जो है वो मैस भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह जो है हम कहते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स में वेरिएशन आ जाती है। और इसलिए जो ये काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ नेग्लिजिबल या बहुत स्मॉल वेलोसिटीज़ के केस में ओबे होता है। ओके जी, इस एमसीक्यू में हम देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 10 मीटर, दिस इज डिस्टेंस। फोर्स गिवन है 5 न्यूटन, और वर्क गिवन है 25 जाउल। एंगल फाइंड करना है, सो वी यूज फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वर्क की जगह आ जाएगा 25, फोर्स जो है वो हमें गिवन है 5 इंटू डिस्टेंस है 10, और कॉस थीटा वैसे आ जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई 10 50, 50 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो 25 को 50 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 1/2। और अगर हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2। और हमें पता है जब हम किसी चीज़ का इन्वर्स लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, उसके रिस्पेक्ट से हम फाइंड कर लेते हैं। सो जब हम कॉस का इन्वर्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1/2, इट मीन्स के 60 डिग्री पर कॉस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1/2। ओके, नेक्स्ट इज एडजेसेंट फिगर्स शो द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और हमने बताना है कि इस दौरान वर्क कितना हुआ है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें पूछा हुआ है 0 से लेके 40, यानी इस पूरे ग्राफ के लिए। तो हम जब वर्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है वो ट्रेपीजियम शेप है, और ट्रेपीजियम के लिए जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एंड इट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, हाइट से, यानी हम पैरेलल साइड्स को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं,
फर्स्ट पैरेलल साइड ये वाली है ऊपर वाली, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो 10 से लेके 30 तक जो टोटल लेंथ होगी ये 20 बनेगी, 20 प्लस, और दूसरी पैरेलल साइड ये वाली है नीचे वाली, ये बन जाएगी 40 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है 10, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1/2 इंटू 60 मल्टीप्लाई 10, और ये जो है हमारे पास कैंसिल होके ये आंसर आएगा 300। सो द आंसर इज 300 जॉल। इसी तरह हम किसी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके वर्क फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन अ 30 ग्राम पार्टिकल, दिस इज मैस, और अगर हम इसे चेंज करें केजी में तो ये बन जाएगा 0.03 केजी, इसको याद रखना है। अच्छा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और हमने फाइंड करना है वर्क ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब है हमने t0 से लेके t4 तक वर्क फाइंड करना है। फिलहाल जो मेन चीज है वो है हमने डिस्प्लेसमेंट को देखना है। x इज इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। जब हम डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो इक्वल होता है वेलोसिटी के, तो इसके लिए हम पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, और यहाँ पे डेरिवेटिव वाला रूल लगेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बता देता हूँ, जब एक सिंगल वेरिएबल होता है तो उसके लिए डेरिवेटिव का आंसर 1 आता है। जैसे यहाँ t है, x होता, y होता, z होता, तो भी आंसर 1 आता, ठीक है। और जब पावर होती है तो पावर रूल ये होता है कि पावर शुरू में आ जाती है और हम उस पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो इस तरह आ जाएगा 2t इंटू 2 माइनस 1 प्लस, आगे फिर t क्यूब है, t क्यूब के लिए फिर पावर रूल लगेगा 3t और 3 माइनस 1 ये हो जाएगा पावर रूल। तो इस तरह ही क्या बन जाएगा 3 माइनस 4 टू आर 8t प्लस 3t स्क्वायर। सो दिस इज अवर वेलोसिटी। अब हमने इस वेलोसिटी में पहले 0 पुट करना है ताकि हम t0 पर वेलोसिटी फाइंड कर सकें। तो v नॉट क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 0। मैं इसी इक्वेशन में जो ये हमने फाइनल इक्वेशन डिराइव की है इसमें 0 और 4 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 3। और इसी तरह नेक्स्ट मैं t पुट करूंगा 4 ताकि मुझे 4 सेकेंड पर वेलोसिटी पता लग जाए। 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 19। सो हमें दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटीज पता लग गई हैं। अब हम वर्क फाइंड करेंगे। वर्क इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये इक्वल होगा हाफ m v4 स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। तो इसके मुताबिक ये क्या बन जाएगा 1/2 m की जगह क्या आ जाएगा, m विल बी इक्वल टू 0.03 kg मल्टीप्लाई 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5.28 जाउल। सो दिस विल बी द आंसर। यानी अगर हम इस फार्मूले में देखें तो हमने पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटीज फाइंड कर ली दोनों टाइम्स पर, वेलोसिटी के लिए हमने डेरिवेटिव वाला फार्मूला यूज किया फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। एक बॉडी है उसको हम 10 kg से ड्रॉप करते हैं, दिस इज मास, और हाइट 10 मीटर है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। W का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh। मास भी 10 है, G की वैल्यू 9.8, हाइट भी 10 है, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 980 जाउल्स, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 980 जाउल, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे फॉर द एग्जाम्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स के साथ साथ जो है हमारे साथ अपडेट रह सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल लेट यू नो अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर।